नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं अमित कुमार पालित और वक्त हो गया दमदार 10 का। राम मंदिर चंदा चोरी के मामले में पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। चंदा चोरों से पाई पाई का हिसाब भी मांगा जा रहा है। चंदा चोरों के खिलाफ सबूत भी जुटाए जा रहे हैं। कल पुलिस ने सभी 8 आरोपियों के ठिकाने पर मैराथन छापेमारी की थी और अब चंपत राय को नोटिस देने की तैयारी हो रही है। बताया जा रहा है कि अयोध्या पुलिस चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव को नोटिस दे सकती है, पूछताछ के लिए बुला सकती है, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकती है, चंपत राय के पुराने बयानों को लेकर सवाल जवाब कर सकती है। पुलिस ये भी पूछ सकती है कि जब उन्हें चोरी के बारे में पता था तब भी इस मामले में चुप्पी क्यों साध रखी थी, क्यों चंदा चोरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करवाई थी। 5 जून का सीसीटीवी फुटेज अब सबके सामने है, जब अविनाश शुक्ला के घर पर रेड डाला गया था। अविनाश मिश्रा के घर से 5 लाख रुपए बरामद हुए थे, तब भी चंपत राय ने कार्रवाई क्यों नहीं की थी। वहीं इस मामले में आज पुलिस सभी 8 आरोपियों को कोर्ट में पेश करेगी। हालांकि ये पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। बताया जा रहा है कि पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सबूत जुटाए हैं, इसीलिए अब उनका रिमांड भी मांगा जाएगा ताकि आगे की पूछताछ की जा सके। तो ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं, 5 जून की तस्वीर है, जब अविनाश शुक्ला के घर पर ट्रस्ट के लोग और साथ में खाकी वर्दी वाले पहुंचे थे और उसके घर पर जाकर रेड की गई थी और 5 लाख रुपए रिकवर किए गए थे। अब जब 5 जून को यह पता था ट्रस्ट को कि चोरी हो रही है, उसमें कौन इन्वॉल्व है, कौन संलिप्त है, उसके बारे में भी जानकारी है, उसके बाद भी क्यों पुलिस को इस बारे में शिकायत नहीं दी गई, यही बहुत बड़ा सवाल इस वक्त सबके सामने है। इससे पहले कल अयोध्या पुलिस ने गैंग्स ऑफ चंदा चोर के 10 ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें मनीष के घर पर ताला लगा था। मनीष यादव, उसके चाचा रामशंकर यादव और टिन्नू यादव की पत्नी से पूछताछ की गई थी। उसके घर की अलमारी और बक्से की तलाशी ली गई थी। रमाशंकर मिश्रा के घर पर तलाशी ली गई और अविनाश शुक्ला के भाई अभिषेक शुक्ला से भी पूछताछ हुई है, जिसमें अभिषेक शुक्ला ने कहा था कि अगर उसका भाई गलत किया है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। जांच वगैरह चल रही है, जांच चल रही है। अगर कोई गलती कोई किया होगा तो फिर वो जाए, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम कोई भी हो शामिल हो जाए, क्योंकि मैं इस गलती में किसी के साथ नहीं खड़ा हो सकता। अगर कोई गलती किया होगा तो भुगते स्वयं। राम मंदिर की चोरी में अगर कोई शामिल है तो हाँ। तो मेरे सहयोगी पवन नारा हमारे साथ सीधा अयोध्या से जुड़ गए हैं। पवन, सबसे पहली बात है कि नोटिस दिया जाना है, बताया जा रहा है इस वक्त चंपत राय को, उनके अलावा और कौन कौन है जिसको नोटिस दिया जाएगा आगे पूछताछ के लिए? बिल्कुल, देखिए एसआईटी की जांच टीम अभी फिलहाल वापस नहीं लौटी है। पुलिस जो जांच कर रही है उसमें आज जो 8 लोग गिरफ्तार हुए थे उनको कोर्ट के सामने पेश करना है। सबसे बड़ी बात यह होगी कि उनका रिमांड मांगा जाता है या नहीं, क्योंकि अभी तक पुलिस ने जुडिशियल कस्टडी में भेजा था उनको और आज वो जुडिशियल कस्टडी खत्म हो रही है। हमारे सूत्र बता रहे हैं एक बार फिर जुडिशियल कस्टडी की मांग होगी। जहां तक नोटिस की बात है तो हमारे सूत्र कह रहे हैं कि भले ही चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया हो, उनका इस्तीफा 11 तारीख की बैठक में डिस्कस होना है। उससे पहले उनसे पूछताछ की जाए या उन्हें कोई नोटिस दिया जाए, इस बारे में जमीन पर कोई जानकारी नहीं है। मैं आपको बता दूं, इस वक्त मैं यहां राम भद्र जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य द्वार पर हूं। यह वो द्वार है जहां से चंपत राय और अनिल मिश्रा के अलावा गोपाल राव मंदिर में आने जाने के लिए इस्तेमाल करते थे। फिलहाल हमारी जानकारी आ रही है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा मंदिर में मौजूद नहीं है, लेकिन गोपाल राव जिनका नाम अक्सर आया था, फिलहाल उनकी देखरेख में ही कल चंदे के जो गुल्लक हैं वो दोबारा खाली किए गए, वीडियोग्राफी कराई गई। सवाल यह है कि जिन 3 अहम किरदारों में से 2 ने इस्तीफा दिया है, एक गोपाल राव जो व्यवस्थापक के तौर पर मौजूद थे, उनकी भूमिका पर भी सवाल उठे थे। बावजूद इसके ना एसआईटी की पूछताछ के बाद ना इस्तीफे के बाद गोपाल राव अभी भी मंदिर प्रशासन में प्रमुख भूमिका में है और चंदा निकासी की कल जो गतिविधि हुई उसकी अगुवाई और देखभाल भी गोपाल राव की तरफ से की गई। तो पवन, जैसा बता रहे हैं कि गोपाल राव इस वक्त मंदिर में हैं, लेकिन चंपत राय और साथ ही अनिल मिश्रा वो मंदिर पर मौजूद नहीं है। हमारे साथ 2 हमारे बहुत खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं स्टूडियो में। हमारे साथ अजीत द्विवेदी जी हैं, इसके अलावा सज्जन कुमार जी हैं। अजीत जी, नोटिस देने की बात आ रही है,
जिसमें चंपत राय का नाम आ रहा है सबसे पहले। बिल्कुल, क्योंकि सबसे बड़ा नाम उन्हीं का है और सारे लोग, ये जो आपने अभी गैंग्स ऑफ चंदा चोर जो आपने कहा, तो ये पूरा गैंग जो है अगर उनकी देखरेख में नहीं ऑपरेट कर रहा था तब भी उन्हीं के संरक्षण में काम कर रहा था। हम लोग अभी ये नहीं कह सकते हैं कि वो गैंग चला रहे थे या उन्होंने ही सबको ऑथराइज किया था कि लूट लो, लेकिन ये उनके नीचे उनके संरक्षण में काम करने वाले लोग थे जिन्होंने इतना बड़ा गबन किया है, आर्थिक अपराध किया है, कानून की नज़र में अपराध है और नैतिक धार्मिक रूप से भी एक बड़ा अपराध किया है जिससे करोड़ों भक्तों की आस्था आहत हुई है। इसलिए उनकी जवाबदेही तो बनती है। सबसे बड़ी बात अमित जी ये है कि अपनी जवाबदेही, अपना उत्तरदायित्व तो समझ करके उनको पहले दिन इस्तीफा करना चाहिए था। अगर एक मोरल हाई ग्राउंड उन्होंने लिया होता तो आज चीजें इस स्थिति तक नहीं पहुंची रहती कि उनको इतने अपमानजनक तरीके से, देखिए उन्होंने बहुत कोशिश की और ये बात आप भी जानते होंगे और ये चर्चा है आम की, किस तरह से उन्होंने दिल्ली, लखनऊ, नागपुर सब साधने की कोशिश की और हर जगह से कह दिया गया कि कोई राहत नहीं है, ये ऐसा मामला नहीं है जिसमें आपको बचाया जाए। तो जब सारे ऑप्शंस खत्म हो गए तब उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की। इस्तीफा 11 जुलाई को डिस्कस होगा, स्वीकार होना है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब ये नोटिस भेज करके पूछताछ उसके पहले होगी या उस समय तक इंतजार किया जाएगा, ये बस टाइमिंग का सवाल है। उनसे पूछताछ तो होनी है, उनको नोटिस जाना है, उनकी जवाबदेही तय होनी है, उनके ऊपर आगे कार्रवाई होनी है, ये तय है। और उसके अनिल मिश्रा की भूमिका की भी जांच होगी, उनसे भी पूछताछ होगी। ये देखना है कि इनमें से किसका नाम एफआईआर में आता है और कौन गिरफ्तार होता है। अमित जी, गिरफ्तारी भी होगी इन बड़े लोगों में से। ये सिर्फ 8 प्यादे अरेस्ट करके ये काम नहीं चलेगा, ये मामला समाप्त नहीं होगा। जो 3 बड़े लोग हैं उनमें से भी गिरफ्तारी होगी। उसी ओर मुझे लगता है कि एक्शन भी शुरू हो चुका है। अब 5 तारीख की हम तस्वीर आपको दिखाएं। 5 जून को सबसे पहले जब इस बारे में जानकारी आई ट्रस्ट के सामने कि चंदा चोरी हो रहा है, यानी चढ़ावा जो दान दिया जाता है वो उसकी चोरी हो रही है, उसके बाद छापेमारी होती है और छापेमारी के बाद जो चीजें निकलकर सामने आई वो और चौंकाने वाली थी कि 5 लाख रुपए रिकवर भी कर लिए गए। सज्जन जी, 5 लाख रुपए रिकवर हो गए। ये देखिए, अविनाश शुक्ला के घर पर गए, इनके साथ वर्दीधारी भी नजर आ रहे हैं जो पुलिस के लोग हैं, ट्रस्ट के लोग भी साथ में हैं। 5 लाख रुपए आपने रिकवर भी कर लिए। उसके बावजूद अगर जो ट्रस्ट के कर्ता धर्ता हैं चंपत राय जी, वो अगर कदम नहीं उठाते हैं तो सवाल उठता है कि क्यों ऐसा नहीं किया। नहीं, देखिए, केवल कदम ही नहीं उठाते हैं। शुरुआती दौर में उन्होंने इसे ढकने की कोशिश की। जब उनका सबसे पहले जब ये बातें खुल के आई, जब उस पर आरोप लगा विपक्ष की तरफ से, तो वो सार्वजनिक तौर पे उन्होंने कहा कि देखिए, हमारे यहाँ रेगुलर ऑडिट होती है, बैंक होती है, एक प्रक्रिया है और ट्रांसपेरेंसी है। तो पहला प्रयास ये था। हो सकता है उसके पीछे मंशा उनकी ये रही हो कि मंदिर की बदनामी होगी। कई बार लोग सोचते हैं कि बातों को, लेकिन सवाल यहाँ पे क्या है कि देखिए, 2-3 बातें हैं। पहला तो अभी किसी को नहीं पता है कि जो ये चोरी हुआ है वो रकम कितनी है। 200 करोड़ है, 1000 करोड़ है, 1500 करोड़ है, यह भी तय होना मुश्किल है। दूसरी बात, जो आभूषणों की बात हो रही है, सोने चांदी बाकी जो जेवर है, उसके बारे में तो कोई अकाउंटिंग ही नहीं है। उसमें क्या हुआ, नहीं अभी आ रहा है कि नहीं वहां वो सब सुरक्षित। आप कैसे कह सकते हैं सब सुरक्षित है? तीसरी बात देखिए, मामला यहां पे चंपत राय, अनिल मिश्रा का नहीं है, मामला सार्वजनिक जिम्मेदारी की, जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। ये ट्रस्ट के जितने लोग थे सबकी जिम्मेदारी। अब 2 को हटा के तीसरे को किस आधार पे रखे होंगे? क्योंकि नैतिकता का तकाजा तो है ही, कानूनी तौर से भी जो ओवरसाइट है वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और जो लोग वहां पे थे जिन्होंने चोरी किया है वो इन्हीं लोगों के द्वारा नियुक्त किए हो गए थे। आपसे नजदीकी थी, आपने किया था। ऐसे स्थिति में सबसे पहले तो यह तय करें कि भाई चंदा चोरी का पूरी रकम कितनी है, कितने 1000 करोड़ में है, 200 करोड़ है, तो वो पैसा कहां गया? ये तो 1 करोड़ भी नहीं है। 80 लाख रुपए की बात अभी तक चल रही है उगाही की। हो कब रही है? मई के अंतिम हफ्ते में आपको पता लग गया था, 5 जून तक आपको पता लगा। उसके बाद एसआईटी होती है। अजीत जी ने पहले भी कहा कि 20 दिन आपने लैप्स होने दिए। अब किसी ने चोरी किया है तो 20 दिन में वो क्या क्या कर सकता है? लोगों को 1 दिन चाहिए होता है, कुछ घंटे चाहिए होते हैं। बिल्कुल जायज सी बात है। हम जो वीडियो दिखा रहे हो 5 जून की है, एसआईटी के लिए शायद 13 जून को मांग की गई थी, सिफारिश की गई थी। तो उसके बीच में आपने लगभग 5 से 7 दिन आपने निकाल दिए थे पूरे। अब इसमें बात निकल कर आती है, जैसा कि अभी सज्जन जी ने कहा कि आगे अगर आप ट्रस्ट में इतने लोग हैं जिनके रहते हुए सारी चोरियां हुई है, ये पूरा का पूरा कांड सामने आया है, तो क्या सबको यहाँ पर इस्तीफा देना चाहिए, सबको बदल देना चाहिए? जब मैंने आलोक जी से, आलोक कुमार जी जो कि विश्व हिंदू परिषद के इंटरनेशनल प्रेसिडेंट हैं, उनका कहना था कि
जिनके नाम आए उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, पूरे घर के बदलने की जरूरत क्या है? आप इससे सहमत हैं? नहीं, देखिए इसमें दो तरह के लोग हैं ट्रस्ट में। एक तो क्या एक्स ऑफिसियो लोग हैं, जो उस पद पर रहेगा, जैसे डीएम है, जो कलेक्टर होंगे वो रहेंगे, उसके जो एक भारत सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर एक व्यक्ति, एक राज्य सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर एक व्यक्ति। तो इन लोगों की जरूरत, ये लोग डे टू डे के कामकाज में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो जिम्मेदारी तो उन लोगों की तय होनी चाहिए जो डे टू डे के कामकाज में इन्वॉल्व हैं, जिन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी दी गई है कि आप चलाएं। एक्स ऑफिसियो मेंबर्स का काम वो नहीं होता। एक्स ऑफिसियो मेंबर को सिर्फ इसलिए रखा जाता है, नुमाइंदे हैं। हाँ, वो प्रतिनिधित्व करते हैं उनका, और उससे उनको साल में एक बार या 2 बार जब ऑडिट हो चीजें, तब वो लोग वो चीजें और ये मान करके चलते हैं। वो लोग उन पर भरोसा करते हैं जो लोग डे टू डे के कामकाज को देख रहे हैं। तो डे टू डे के कामकाज की जिम्मेदारी 3 लोगों की थी, जिनके नाम आ रहे हैं: चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा, गोपाल राव। और उसके बाद मुख्य भूमिका होती है कोषाध्यक्ष की, जो महंत गोविंद देव जी गिरी हैं, जिन्होंने इनके इस्तीफे की सूचना दी। उनकी बड़ी जिम्मेदारी अब हो गई है। आप कोषाध्यक्ष की बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो गई है कि आपके कोष में जो चीजें आई हैं, भक्तों ने जो चंदा दिया है, जो जेवरात चढ़ाए हैं, जो पैसे चढ़ाए हैं, उनकी सुरक्षा अब आपके ऊपर है। और ये बताना भी आपकी जिम्मेदारी है, जो अभी हम लोग सवाल कर रहे थे कि कितनी बड़ी रकम है। देखिए, ये एक बात और हम इसमें बताएं, ये चोरी तो प्रमाणित हो गई, चोरी तो प्रमाणित हो गई, और दूसरे तरीके से भी जो कितनी हुई, पाई का जो वसूली की जो बात हो रही है अजीत जी, 10 करोड़ लोग गए हैं वहां जी। आप हिसाब लगा करके देखिए कि अगर एवरेज 100 लोगों ने चढ़ाए हैं। ये सवाल मैंने आलोक कुमार जी से पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि जो श्वेत पत्र है, कोई कागजात है, पारदर्शी तरीके से कोई चीज सामने लानी चाहिए और बताना चाहिए कि कितना चंदा आया, कितना उसका हिसाब है, ताकि लोगों के बीच जो एक अविश्वास पैदा हुआ है नो ना रहे। अब चंदा चोरी का तो हिसाब होगा ही, पाई वसूला भी जाएगा, इसके लिए पुलिस कार्रवाई भी कर रही है। लेकिन चंदा चोरी को लेकर यूपी में सियासत भी खूब हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इस वक्त आमने सामने, उनके बीच जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही। अखिलेश यादव ने चंदा चोरी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठाया तो सीएम योगी ने भी अखिलेश पर प्रहार किया। योगी ने कहा कि अखिलेश यादव को पश्चाताप करना है तो एक बार फिर से रामलला के दर्शन कर लें और अब मथुरा की तैयारी कीजिए। कृष्ण कन्हैया के लिए भी कुछ करने का वक्त आ गया है। अखिलेश जी, अयोध्या को तो राम भक्तों ने सजा और संवार दिया है, आप उसकी चिंता मत करिए, पश्चाताप करिए, एक बार रामलला का दर्शन कर लीजिए, कम से कम इसी से और सद्बुद्धि आएगी। और अब तैयारी करिए कि हम कृष्ण कन्हैया के लिए भी कुछ कर सकें। अब मथुरा की बात करिए। अगर सचमुच अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर खुल करके बोल दीजिए, और बोलिए ना कि श्री राम जन्मभूमि मुक्ति के आंदोलन की तर्ज पर ही श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति का भी अभियान चलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि को भी सम्मान मिलना चाहिए। साथी ने जो सवाल पूछा है, मैं कई बार जवाब दे चुका हूं। केदारेश्वर धाम इटावा में शिव मंदिर के निर्माण पूरे होने के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के दर्शन करने जाएंगे। लेकिन सवाल हमारे दर्शन का नहीं है। जो मुख्यमंत्री जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे थे जाने का अयोध्या, और ये कहने से थकते नहीं थे कि हम इतनी बार जा चुके हैं, हम इतनी बार दर्शन कर चुके हैं। वहां पर सोचिए, उनके जाने के बाद भी उन्हें जानकारी नहीं मिली इस बात की। तभी तो कहावत बनी है, चिराग तले अंधेरा। सज्जन जी, ये 27 की जो जंग है, इसमें तो एक तय हो गया कि राम मंदिर एक मुद्दा रहने वाला है। लेकिन क्या अखिलेश यादव विपक्ष लगातार जो राम मंदिर को लेकर, प्रभु राम को लेकर सवाल खड़े कर रहा है, कहीं ना कहीं ये अपने ही जाल में क्या फंसते जा रहे हैं? क्योंकि सवाल जो उठाए जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तो राम मंदिर का विरोध किया था, भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया था। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी जो राजनीतिक गलती या स्ट्रेटजी की भूल लोग करते हैं, वो ये करते हैं कि दूसरे के पिच पे आपको नहीं खेलना चाहिए।
आप अगर क्रिकेट खेलते हैं तो जाके फुटबॉल खेलने की कोशिश मत कीजिए, वो भी जहां पे पारंगत लोग हैं। सवाल है कि अभी राम मंदिर में चोरी हुई, उससे श्रद्धालु जो है करोड़ों आहत हैं, मांग हो रही है, आक्रोश है, उस पर एक्शन हो रहा है। लेकिन जब अखिलेश यादव राम मंदिर के लिए चिंता जताते हैं और श्रद्धालुओं के लिए अपनी सद्भावना व्यक्त करते हैं, तो सबसे पहले इन्हें कार सेवकों पे जो इनके पिता के समय में गोली चली उसके लिए माफी मांगनी चाहिए और स्वीकार करना चाहिए कि वो गलती हुई। आपका अतीत कहीं से भी आपको राम भक्तों की या राम भक्त के भावनाओं को भुनाने की का कोई भी एक मजबूत आधार नहीं देता है। तो वैसी स्थिति में तो ये नहीं चलेगा। दूसरी बात देखिए, ये एक ट्रैप इसलिए है कि काशी, मथुरा और अयोध्या, ये तीन की बात हमेशा से रही है। ज्ञानवापी का मुद्दा है, हालांकि वहां पे संघ बड़ा ही सेकुलर पोजीशन ले रहा है कि मोहन भागवत जी ने कहा कि हर मंदिर, हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों ढूंढना, लेकिन वो एक भावना से जुड़ा चीज है। उसी तरीके से मथुरा की बात अब चल गई है। अब यहां पे अखिलेश या तो ये कहें कि हाँ वहां पे भी राम मंदिर जैसा एक कृष्ण मंदिर बनना चाहिए, और नहीं तो अपने अल्पसंख्यक, जो पीडीए में अल्पसंख्यक की बात है, उसकी भी चिंता करें। तो इस तरीके से अखिलेश यादव को यह सोचना चाहिए था कि जो हिंदुत्व का जो पिच है जी, वो बीजेपी ही खेल सकती है, या वैसी पार्टी खेल सकती है जो कि बीजेपी के साथ कंपीट करे हिंदुत्व में। इनके लिए वो फंसने चाहिए, सेल्फ एंट्रैपमेंट ये करना नहीं चाहिए। तो पिच में आ गए हैं जो जिसपे बीजेपी मुझे लगता है छक्के मारने के लिए काबिल है। लेकिन क्योंकि आपने जिक्र किया था अभी मोहन भागवत जी का, तो राम मंदिर पर चल रहे सियासी घमासान के बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत जी का भी एक बड़ा बयान आ गया है, जिसमें वो बता रहे हैं कि कैसे एक जेब कतरा पंक्चर वाला बन गया और उसके हृदय परिवर्तन पर लोगों ने कैसे विश्वास किया। तो एक मंदिर के बाहर रास्ते पर पंक्चर ठीक करने वाला, साइकिल पंक्चर ठीक करने वाला बैठा था, उसके पास ले गए, मुझे मेरा परिचय करा दिया उससे। फिर पूछे 2-4 प्रश्न, मैंने फिर चले, मैंने बोला भाई ये कौन है, इन सज्जन का मुझे परिचय करा देने का विशेष कारण क्या है। तो उन्होंने कहा ये सज्जन अभी पंक्चर वाले हैं, लेकिन पहले ये जेब कतरा थे, और जब इन्होंने कार सेवा में जाने वालों की भीड़ ट्रेन में देखी तो इनको लगा कि वहां अपने हाथ की सफाई को बड़ा अवसर है, तो ये भी शामिल हो गए। सारे औजार अपने लेके गए थे, लेकिन वहां जाने के बाद सरयू में विसर्जन किया उन औजारों का, स्नान करके वापस आए और आकर हमको मिलके बताया कि मैं जेब कतरा था, जेब काटने के लिए गया था, लेकिन अब रामलला के वहां दर्शन किए, अब ये पाप हमको नहीं करना है, हमको कुछ सहायता करो ताकि हम ऐसा कोई छोटा मोटा काम कर लेंगे। अब एक जेब कतरे को किसी ने प्रवचन नहीं दिया था, किसी ने बिठाकर बातें समझाई नहीं थी, संघ की शाखा तो उसको मालूम भी नहीं थी, और इरादा उसका जेब काटने का ही था, लेकिन उसमें परिवर्तन कैसे आया। तो ये जो सारे कार सेवक भक्ति पूर्वक वहां गए, चल के 150 किलोमीटर चले और अपने प्राणों को हथेली पर रखकर उन्होंने वहां संघर्ष किया, कुछ लोगों ने प्राणार्पण भी किया, ये सारा वातावरण उनको लगा। अजीत जी, हृदय परिवर्तन की बात ये कर रहे हैं, तो हृदय परिवर्तन देखिए, एक तो उन्होंने जो बोला आप समझाइए, एक मैं चाहता हूं क्या अखिलेश जी का भी हृदय परिवर्तन होगा और वो राम मंदिर जाके दर्शन करेंगे 27 से पहले? देखिए, अभी तो जब जो संघ प्रमुख ने कहा कि एक व्यक्ति जो जेब कतरा था और उसका हृदय परिवर्तन हो गया, हम लोगों के यहाँ अनेक कहानियां हैं परंपरा से, उसमें धार्मिक कहानियां, हृदय परिवर्तन होने की महर्षि वाल्मीकि के ही बारे में ये सब कहानी है। अब आप सोचिए कि एक व्यक्ति जो कार सेवकों को देख करके और भगवान राम की महिमा से ऐसा अभिभूत हुआ, हृदय परिवर्तन हो गया, और दूसरे उसी राम मंदिर में बैठे हुए लोग ऐसे लोग थे जिनका हृदय परिवर्तन क्या, वो तो रम जाने चाहिए थे, उनके तो कण में राम हो जाने चाहिए थे, और उन्होंने वहां चोरी की। तो अब ये संघ प्रमुख जो कह रहे हैं इसका भी एक इशारा होगा। बिल्कुल। अब उन लोगों से जिन्होंने चोरी कर लिया, अब क्या उनका हृदय परिवर्तन होगा? उनकी तो सजा होनी चाहिए है, लेकिन अगर दूसरा कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह की बातें सोच रहा है या मंदिर में अब भी अगर है, तो ये एक मैसेज है कि आपका हृदय परिवर्तन होना चाहिए है। आप अगर कुछ गलत कर रहे थे तो आप भगवान राम के सिखाए मर्यादा के रास्ते पर लौटिए। अब हम बात करेंगे पंजाब की, क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का आज बहुत अहम दिन है।
पंजाब के तमाम जो सिख मंत्री हैं और विधायक हैं वो अमृतसर में श्री अकाल तख्त साहिब के आगे पेश होंगे। अकाल तख्त ने इन सभी से आप सरकार के ओर से बेअदबी के खिलाफ बनाए गए कानून पर जवाब मांगा है। श्री अकाल तख्त साहिब में आज पंजाब सरकार के 29 विधायक और 9 मंत्री पहुंचेंगे और कांग्रेस की तरफ से 7 विधायक और अकाली दल के 2 विधायक और 1 निर्दलीय विधायक पहुंचेंगे। अकाल तख्त ने मान सरकार के नए कानून पर ऐतराज जताया है। अकाल तख्त का कहना है कि कानून बनाने से पहले सरकार ने सिख धार्मिक संस्थाओं और अकाल तख्त से औपचारिक सलाह नहीं ली है। अकाल तख्त के जत्थेदार कुलदीप सिंह गड़गंज के मुताबिक मान सरकार ने अकाल तख्त के लिए पहले दिए गए निर्देशों की अनदेखी की है। साडे MLAs ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕੁਝ ਬਿਟਾਲ ਬਰਾਂਦਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ MLA ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ MLA ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲਿਖਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ अपना पक्ष स्पष्ट करने किया गया, वो लिखती दे विच देखे आ जाए। और हमारे संवाददाता पुनीत परिंजा हमारे साथ जुड़ गए। पुनीत, आज का जो कार्यक्रम है जरा विस्तार से हमें समझा दीजिए, क्या होने जा रहा है, कौन आएगा, आगे क्या होगा? देखिए, इसमें जो सीधे तौर पर पहले मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं गोल्डन टेम्पल के बाहर की। ये पूरी तस्वीर आप देख रहे हैं, यहाँ पर बकायदा ये गोल्डन टेम्पल की बाहर की तस्वीर है और 11 बजे का वक्त जो है वो रखा गया है जब आम आदमी पार्टी के 29 विधायक हैं और 9 मंत्री जो हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ जो सिख मंत्री और विधायक हैं उन्हीं को ही यहाँ पर बुलाया गया है। उसके अलावा 7 जो हैं वो कांग्रेस के हैं, 2 जो हैं वो अकाली दल के हैं। हालांकि उनमें से एक जो है अयाली वो अकाली दल छोड़कर जो वारिस पंजाब दे हैं उनको उन्होंने ज्वाइन किया है, लेकिन एक निर्दलीय जो है वो यहाँ पर शामिल होंगे। और कुल मिलाकर जो अभी हाल ही में पंजाब सरकार ने एक कानून बनाया था उसको लेकर जो अकाल तख्त के जत्थेदार हैं उन्होंने इसके ऊपर आपत्ति जाहिर की थी कि श्री अकाल तख्त साहिब से पूछा नहीं गया, कोई राय नहीं ली गई, तो उसके बाद उन्होंने उस पर आपत्ति जाहिर की थी। 11 बजे तमाम जितने भी, और अकाल तख्त साहिब की तरफ से बाकायदा ये निर्देश दिया गया था कि जिन्होंने विधानसभा के अंदर उस बिल पर हस्ताक्षर किए हैं जब ये पास हुआ था, तो वो तमाम जो लोग हैं जो सिख विधायक और सिख मंत्री हैं वो श्री अकाल तख्त साहिब यहाँ पर पहुँचेंगे, अपनी बात यहाँ पर रखेंगे। और सरकार की तरफ से कहा गया है कि जो 2008 में अकाली दल की जब सरकार थी पंजाब के अंदर, तो जो उस समय जो कानून था उसके अंदर उन्होंने कोई ज़्यादा उसमें संशोधन नहीं किया है, बस एक महज उसमें सज़ा का जो प्रावधान था उसमें और कढ़ाई उसमें अपनाई है। बाकी जो पूरा का पूरा बिल है वो वैसा का वैसा ही है। लेकिन क्योंकि श्री अकाल तख्त साहिब की तरफ से हुक्मनामा आया था, बाकायदा तमाम सिख मंत्रियों और विधायकों को यहाँ पर पेश होने के लिए कहा गया था, तो आज तमाम जो मंत्री हैं, विधायक हैं और कांग्रेस के विधायक जो है सिख विधायक, ये तमाम यहाँ पर पहुंचेंगे। 11 बजे अपना पक्ष रखेंगे। आप नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर, आगे हम आपसे इस पर अपडेट भी लेते रहेंगे। बात करेंगे अमेरिका ईरान की। दोनों देशों के एक दूसरे के ठिकाने पर जमकर बमबारी की बात होगी। अमेरिका ने साउथ ईरान में बहुत तबाही मचाई है। अमेरिका ने ईरान के 10 ठिकानों पर बमबारी की। ईरान ने बदला लेने के लिए बहरीन और कुवैत में हमले किए। अमेरिका के 8 ठिकानों को भयंकर नुकसान पहुंचाया गया, ऐसा ईरान का दावा है। ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिका का साथ देने वाले देशों को चेतावनी दी है कि बड़े हमले करेगा। ईरान ने आरोप लगाया है कि अमेरिका MOU का उल्लंघन कर रहा है और इस सब के बीच एक अच्छी खबर भी आई है। अब नई डील के बाद दोनों देश एक दूसरे पर हमला नहीं करने पर सहमत हो गए हैं। दोनों देशों के प्रतिनिधि मंगलवार को कतर में मिलेंगे, जहां हाई लेवल मीटिंग होनी है। मीटिंग का मुख्य एजेंडा सैन्य तनाव के बाद उस नाजुक शांति समझौते को बचाना है जिस पर दोनों पक्षों के बीच मुहर लगी थी। कतर में होने वाली बातचीत में हॉर्मुज से जुड़े मुद्दे पर भी चर्चा होगी। दरअसल हॉर्मुज में कार्गो शिप पर ईरानी अटैक के बाद जंग का दायरा बढ़ने लगा था। 24 घंटे के भीतर अमेरिका ने 2 बार ईरान के मिलिट्री साइट्स को निशाना बनाया, ड्रोन ठिकाने को निशाना बनाया। ईरान ने भी अमेरिका के सहयोगियों के ठिकाने पर हमले का दावा किया। लेकिन अब दोनों देशों के बीच कतर में मीटिंग विश्वास बहाली और शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
इसी प्रकार समझौता ज्ञापन के अनुच्छेद 1 के तहत लेबनान सहित सभी मोर्चों पर युद्ध समाप्त होना चाहिए। दुर्भाग्य से हम देख रहे हैं कि जायोनी शासन ने अपने हमले जारी रखे हैं। समझौता ज्ञापन के तहत स्वीकार की गई प्रतिबद्धता के अनुसार अमेरिकी सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वे अपनी ओर से और जायोनी शासन की ओर से शासन के हमले को रोके, वहां भी युद्ध की समाप्ति सुनिश्चित करे, कब्जे वाले क्षेत्रों से सैनिकों की वापसी सुनिश्चित करे, जो कि समझौता ज्ञापन के अनुच्छेद 1 के प्रावधानों में से एक है। अजीत जी, क्योंकि जब ये डील हुई थी तब बात हो गई थी कि हम एक हॉटलाइन खोलेंगे हॉर्मुज को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच, जो अभी तक चालू नहीं हुआ है, लेकिन वो चालू होता उससे पहले ही हमला हो गया। उसके बाद ईरान ने ये कहा कि हमसे बिना पूछे, हमसे बिना इजाजत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कोई जा ही नहीं सकता, आप भूल जाइए कि पहले जैसी स्थिति बनेगी। ये जो रवैया है, क्या ये आगे बातचीत को सफल होने देंगी या फिर ये बस हम देख रहे हैं तात्कालिक है कि थोड़ा बहुत जंग रुका हुआ है? देखिए, इसमें दो पहलू हैं, दो एस्पेक्ट से इसको देखिए। एक हॉर्मुज का एस्पेक्ट है और एक लेबनान इजराइल का एस्पेक्ट है। यहाँ भी दो मोर्चे खुले हुए हैं और ये जो समझौता हुआ 60 दिन का युद्ध विराम और जो वार्ता की शर्तें रखी गई, उसमें हॉर्मुज भी एक शर्त है। समस्या तब आई जब हॉर्मुज खाड़ी में ओमान ने एक नए रूट की घोषणा कर दी कि एक नया रूट है जिस रूट से निकल सकते हैं जहाज निकलेंगे। एक और समझौता हुआ, कई 100 जहाज वहां फंसे हैं जिस पर सामान नहीं लाते, कार्गो शिप्स नहीं है, नाविक हैं। उन मरीन्स को निकालने के लिए 11,000 है उनकी संख्या। हाँ, उनकी संख्या है। तो उन मरीन्स को निकालने के लिए जिस रूट की बात हुई, ईरान को वो भी कबूल नहीं है। अब देखिए, ईरान को ऐसा लग रहा है कि हमारे हाथ में जो चीज आई है, हम इसका अधिकतम लाभ कैसे लेंगे। तो उसने ये भी नहीं सोचा कि मरीन्स को निकालने के लिए भी अगर कोई नया रूट बनता है तो हम उसको जाने दें। तो कार्गो शिप के बहाने उसने 2 बार अटैक किए। 2 कार्गो शिप, एक फ्रेंच था और एक दूसरा कार्गो शिप जिस पर बैक टू बैक ईरान ने अटैक किया, ये डराने, ये दिखाने के लिए कि हॉर्मुज हमारा है और इस पर कोई समझौता नहीं होगा। और दूसरी शर्त जो हम लोग अभी सुन रहे थे, अरागची ने जो दूसरा फ्रंट है लेबनान और इजराइल का, उसकी शर्त रख दी। उसने कहा कि जब तक लेबनान से पूरी इजरायली फोर्स वापस नहीं लौटेगी, हमले नहीं रुकेंगे, तब तक हम अंतिम समझौते पर सहमत नहीं होंगे। तो इसका मतलब है कि वो अधिकतम लाभ एक्सट्रैक्ट करने की एक ईरान की जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी के तहत वो इस मामले को लेबनान का जिक्र किया। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात निकलकर सामने आई, क्योंकि अमेरिका मध्यस्थता कर रहा है, तो लेबनान को लेकर इजराइल और लेबनान की जो सरकार है, हिजबुल्लाह नहीं, उनके भी समझौता हो गया। उन्होंने कहा कि हमने जितना 10 किलोमीटर हम रखेंगे दक्षिण लेबनान में, बाकी जगह पे आपकी सेना को हम कब्जे में दे देंगे जो हिजबुल्लाह के पास है, लेबनान की सरकार को दे देंगे। अब वहां तो ये डील हो चुकी है, अमेरिका क्या करेगा यहां पर? क्योंकि ईरान का मुझे जितना समझ में आ रहा है कि वो हॉर्मुज के जरिए सोच रहा है कि हमारी सारी शर्तें मान लिए जाए। अमेरिका इसके लिए क्या राजी होगा? नहीं, देखिए, इसमें अमेरिका, ये जो 2 डील आपने बात की, जो अभी अमेरिका में हुई, ट्राइपार्टाइट माने त्रिपक्षीय जो हुई, एक इजराइल, दूसरा ईरान, दूसरा लेबनान और तीसरा अमेरिका के बीच में, और यहाँ पे मार्को रूबियो जो है उनकी मुख्य भूमिका है। उसमें जो बात कही गई है वो कॉन्ट्राडिक्टरी है, जो जेडी वॉन्स ने वहाँ पे स्विट्जरलैंड में जो ये हुआ था, जिसमें ईरान और यूएस और जिसमें पाकिस्तान और कतर जो थे गारंटर थे। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि लेबनान जो है वो कंप्लीटली वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि वो हिजबुल्लाह को डिसआर्म करे और उसकी पूरी सॉवरेनिटी हो, और इजराइल 10 किलोमीटर 6 मील के अपने दूरी पे जो है वहां पे चला जाएगा, जो पायलट जोन है। इजराइल का कहना है कि वो देखेगा कि ये कितना इंप्लीमेंट होता है, जबकि जो अमेरिका और ईरान के बीच में जो पाकिस्तान की मध्यस्थता से जो डील हुई, उसमें यह बात कही गई है कि ईरान जो है वो हिजबुल्लाह को एक प्री कंडीशन रख रहा है कि उसके ऊपर इजराइल कोई हमला नहीं करेगा। तो सबसे पहली बात है, वहां पे जेडी वॉन्स है, तो जेडी वॉन्स और मार्को रूबियो, इनके बीच में ही इनके रोल्स में कॉन्ट्राडिक्शन नजर आ रहा है। जेडी वॉन्स इजराइल को लेकर थोड़े हॉस्टाइल नजर आ रहे हैं, मार्को रूबियो थोड़े से अपीज करते नजर आ रहे हैं, जिसको लेबनान के अंदर देखिए, चूंकि वहां पे एथनिक और धार्मिक अलग अलग सेक्ट इतने ज्यादा है कि वहां पे लेबनान ने डील किया और वहां के पार्लियामेंट के स्पीकर ने उसे ईरान के अंदर भी तो ये हालत है। एक तरफ लगता है कि जो कट्टरपंथी वो नहीं चाहते हैं डील हो जाए, और जो उदारवादी वो चाहते हैं कि डील हो जाए। लेकिन इस बीच एक और जो देश है जिसका आपने जिक्र किया था, पाकिस्तान, उसकी भूमिका सोचिए क्या है कि अब कतर ही सारी भूमिका निभा रहा है। कतर में ही अगली बातचीत भी होने जा रही है अमेरिका और ईरान के बीच। लेकिन इस बीच पाकिस्तान कहां जूझ रहा है? अंदरूनी मसलों से। पाकिस्तान ने कराची में हुए हमले का बदला लेने के लिए अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया।
अफगानिस्तान से जो तस्वीरें आई वो एक बार फिर से साबित करती हैं कि पाकिस्तान ने हर बार की तरह इस बार भी नागरिक ठिकानों को ही निशाना बनाया, जिसमें 35 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 100 से ज्यादा लोग घायल हैं। अफगानिस्तान से जो तस्वीरें दिख रही हैं, जो आ रही हैं, उसमें अटैक के शिकार छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं, बुजुर्ग दिख रहे हैं, साथ ही कई मासूम नन्हे बच्चों का इलाज सरकारी अस्पताल में किया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान सरकार के मंत्री अताउल्लाह तरार दुनिया को गुमराह करने के लिए दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अपना शौर्य दिखाते हुए 25 आतंकियों को मार गिराया। अब ये तस्वीर आप देखिए, कहां से आपको यहां पर नजर आ रहा है जो आतंकवादी है, और हर बार की तरह एक बार फिर से उन्होंने अपने ही लोगों को आश्वस्त करने के लिए हमले किए, नागरिक ठिकानों पर हमले किए, और उसका नतीजा ये हुआ कि आम लोग इसमें मारे गए हैं। अजीत जी, इस पे छोटा सा मैं एक रिएक्शन में चाहता हूं कि अफगानिस्तान में जो हो रही है चीजें, पाकिस्तान तो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा है। ये क्या सिर्फ एक तरह से अपने लोगों को आश्वस्त करने के लिए, जो मैंने सवाल उठाया, दिखाने के लिए कि बस हमने हमला कर दिया, बदला ले लिया? वही एकदम डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए आपको प्ले करना है। डोमेस्टिक ऑडियंस के सामने एक चीजें रख देनी है कि हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। कंट्राडिक्शंस देखिए, एक तरफ आप कहते हैं कि भारत इन के ऊपर आरोप लगाते हैं, और फिर भारत ने जो रिबटल दिया कल, भारत के विदेश मंत्री ने खारिज किया और कहा कि आत्मनिरीक्षण करिए। तो हम लोग की यही राय है हमारी भी कि आप आत्मनिरीक्षण करिए। आपने पूरी दुनिया के आतंकवादियों की पनाहगाह बना रखी है पाकिस्तान को। आप भारत सहित दुनिया भर में हर जगह जहां आतंकवादी घटना होती है पाकिस्तान का लिंक निकलता है, और अब आपके यहाँ हो गई तो आप दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। आप आत्मनिरीक्षण करिए, अपने यहाँ आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करिए। जिन लोगों को आपकी सेना और पुलिस के संरक्षण में जिन आतंकवादियों को पनाह दिया गया है, उनके ठिकाने नष्ट करिए, उनको अरेस्ट करिए। उनकी पैरेलल सत्ता चलती है आतंकवादियों की वहां, ये आप खत्म नहीं करेंगे। और अफगानिस्तान के ऊपर कभी भारत के ऊपर कभी दूसरे के ऊपर ब्लेम करेंगे, और इस तरह से कितनी बार हम तस्वीरों का जिक्र करें कि जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद देखने को मिला था कि जो आतंकवादियों के साथ वहां की फौज खड़ी थी, और जब सबूत खाक किया जा रहा आतंकियों को, तब जाके उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राम मंदिर की, क्योंकि राम मंदिर का जो मसला है आज भी सुर्खियों में रहने वाला है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, चंपत राय राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव थे, अयोध्या पुलिस ने उनका बयान दर्ज किया है। चंदा चोरी के मामले में उनका बयान दर्ज किया गया है, और बताया जा रहा है कि पुलिस अनिल मिश्रा और गोपाल राव से भी पूछताछ करेगी। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही चंपत राय और अनिल मिश्रा ने नैतिकता के आधार पर राम मंदिर ट्रस्ट से इस्तीफा दे दिया था। अब ट्रस्ट के पुनर्गठन के लिए 7 जुलाई को बैठक भी बुलाई गई है, और 7 जुलाई की बैठक से पहले ही यहां पर पूछताछ हो चुकी है। अभय पराशर हमारे साथ जुड़ गए। अभय, आपके पास और क्या जानकारी मिली है? चंपत राय से पूछताछ हो चुकी है, अगला नंबर अनिल मिश्रा और गोपाल राव का। देखिए, बिल्कुल अमित, जब एफआईआर दर्ज हुई, एफआईआर दर्ज होने के बाद कृष्ण मोहन यादव, जिन्होंने शिकायत दी थी, जो ट्रस्ट के सदस्य हैं, जब उनके बयान दर्ज किए गए तो चंपत राय से भी, जो कि महासचिव थे, उनसे अयोध्या पुलिस ने पूछताछ की है। पूछताछ करके उनसे समझा है कि कब पता लगा कि कौन कौन चोरी में इन्वॉल्व है। जो शिकायत आई है ट्रस्ट की तरफ से, उसमें जिस जिसके नाम लिखे थे, एक एक शख्स के बारे में स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया गया है। एक पूरा रिटन स्टेटमेंट है। अभी उनसे पूछताछ नहीं हुई है, बहुत जल्द पूछताछ भी की जा सकती है। अमित, करीब 140 लोग हैं जिसमें चंपत राय का स्टेटमेंट दर्ज हो चुका है। एक एक करके सबका स्टेटमेंट दर्ज होना प्रोसेस में है। अनिल मिश्रा, गोपाल राव का अभी तक स्टेटमेंट दर्ज नहीं किया गया है, लेकिन उनका भी स्टेटमेंट बहुत जल्दी दर्ज किया जाएगा। इसी तरीके से 140 लोगों के स्टेटमेंट दर्ज किए जाएंगे। स्टेटमेंट दर्ज करने के बाद उनका मिलान किया जाएगा कि चंपत राय ने क्या बयान दिया, अनिल मिश्रा ने क्या बयान दिया, गोपाल राव ने क्या बयान दिया। उन बयानों के आधार पर फिर इनसे इंडिविजुअली पूछताछ भी अयोध्या पुलिस कर सकती है। इस पूरे मामले के अंदर जो 8 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, चंपत राय से पूछताछ इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि टिन्नू यादव जो है वो चंपत राय का सबसे करीबी था, और कल भी उसके घर से प्रॉपर्टी के कागजात और ज्वेलरी बरामद हुई है, जो सबसे करीबी था और ड्राइवर भी था। इसीलिए फिलहाल पुलिस ने चंपत राय के स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिए हैं। बहुत जल्द चंपत राय पूछताछ के सिलसिले में भी चंपत राय को नोटिस अयोध्या पुलिस दे सकती है। अच्छा, अब एक बात बताइए कि ये चंपत राय से जो पूछताछ हुई है, क्या उनसे यह सवाल पूछा गया कि 5 तारीख को जब आपको ये पता लग चुका था कि आपके ही ट्रस्ट के एक व्यक्ति जो मंदिर में मौजूद रहता है उसने पैसे चुराए हैं, उसके बावजूद आपने एफआईआर या शिकायत क्यों नहीं की थी? देखिए, जब एसआईटी ने पूछताछ की थी तो एसआईटी ने ये सारी बातचीत चंपत राय से करी थी कि पुलिस को जानकारी क्यों नहीं दी गई। अमित, हमने सीसीटीवी चलाया था कल अविनाश शुक्ला के घर का। 5 तारीख को, जब तक पुलिस के पास ये मामला नहीं था, चंपत राय के कहने पर
कुछ लोगों को भेजा गया, ट्रस्ट के लोगों को और कुछ पुलिस वालों को। वो अविनाश शुक्ला को लेकर आए और हाथ में बैग था जिसमें बताया जा रहा है करीब 5 लाख रुपए थे। जी। आप रिकवरी कर रहे हैं, लेकिन आपने पुलिस को जानकारी क्यों नहीं दी? अभी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है। अब जब उसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए पूछताछ होगी, इंडिविजुअली पूछताछ होगी, बाकी लोगों के साथ बैठाकर पूछताछ होगी, तो ये सवाल सबसे अहम है जो पूछा जाएगा कि आखिरकार आप चुप क्यों रहे। बिल्कुल अभय, जिम्मेदारी तो जिनकी बनती है उनको जवाब तो अब देना ही होगा। उसको लेकर अब पुलिस भी सक्रिय हो चुकी है, पूछताछ हो रही है। अब नजर बनाए रखें इस खबर पर, आगे आपके पास भी हम लगातार अपडेट देते रहेंगे। बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां पर शुभेंदु अधिकारी की ओर से, उनकी सरकार की ओर से चुनावी घोषणा पत्र के एक एक वादे को पूरा किया जा रहा है। उसमें से एक अहम वादा था पश्चिम बंगाल में यूसीसी लागू करना। बंगाल चुनाव में बीजेपी ने सरकार बनने के बाद 6 महीने के अंदर ही यूसीसी बिल लाने की घोषणा की थी। वहीं प्रचंड बहुमत से सरकार बनने के बाद पार्टी की तरफ से अब तय समय सीमा से पहले ही यूसीसी बिल लाया जा रहा है। कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद कॉमन सिविल कोड बीजेपी के एजेंडे का अहम हिस्सा है, जिस पर बीजेपी शासित कई राज्यों में काम चल रहा है। बंगाल आज बिल पेश करने के लिए तैयारी हो रही है। सीएम शुभेंदु अधिकारी विधानसभा के पटल पर यूसीसी विधेयक पेश करने वाले हैं, जहां विधायकों की संख्या के बल के आधार पर इस विधेयक को पास कराना बीजेपी के लिए आसान होगा। भारतीय जनता पार्टी का कोई हिडन एजेंडा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिस समय से जन्म लिया है, यूसीसी का बात ही जनता के सामने रहा। एक समय था इंदिरा जी का देहांत के बाद हम लोग 242 सीट पे चुनाव लड़के सिर्फ 2 मिला था हम लोग, तो लोग हम लोग को देखकर मजाक करते थे कि हम दो और हमारा दो। उस समय भी हम लोग यूसीसी का बात कर रहे हैं, और जब 303 मिला था उस समय भी हम लोग यूसीसी का बात कर रहे हैं। तो जिस जगह पे भारतीय जनता पार्टी का सरकार आएगा उस जगह में यूसीसी इंट्रोड्यूस होगा। पूरा जो समाज है, समाज के बहुत सारे वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग के भी लोग भी, ऐसा बहुत कलकत्ता में है जो लोग कॉमन सिविल कोड बिल चाहते हैं अपने समाज की खातिर। ये होना चाहिए, एक देश में एक ही कानून होना चाहिए, यही जनता की मांग है। देखिए, चूंकि वो ऑनरेबल सीएम है, उनके पास पार्टी है और जनमत है, तो कुछ भी काम वो कर सकते हैं। इसमें क्या करेंगे नहीं करेंगे उसको देखकर जवाब देना चाहिए। यहाँ ऑनरेबल सीएम शुभेंदु अधिकारी सब कहेंगे, सोच विचार करके कदम उठाना चाहिए। सज्जन जी, क्योंकि इलेक्शन के दौरान आपने भी लगातार बंगाल का दौरा किया था, बंगाल में एक सवाल लगातार पूछा जा रहा था कि जो डेमोग्राफिक बदलाव हो रहे हैं बांग्लादेश के बॉर्डर के साथ लगे नॉर्थ बंगाल के सबसे ज्यादा जिलों में, उसके बाद से यह था कि यूसीसी आना चाहिए। क्या उसी की एक मुख्य वजह है कि बीजेपी के लिए सरकार ने जैसे ही गठन किया, 6 महीने का वक्त लिया था, उससे पहले ही लेकर आ रही है यूसीसी? नहीं, देखिए, एक तो वो बात है कि जो डेमोग्राफिक चेंज हो रहे हैं, तो चाहे नॉर्थ बंगाल की बात हो, चाहे उत्तर और दक्षिण 24 परगना की बात हो, वैसी स्थिति को देखते हुए बात आ रही थी कि ये एक डेमोग्राफिक जो चेंज है वो कल्चरल चेंज भी ला रहा है और लोगों में चिंता थी। लेकिन उसके साथ देखिए, जो जब आपका क्रिमिनल कोड जो है वो यूनिफॉर्म है, तो सिविल कोड जो है वो यूनिफॉर्म क्यों नहीं हो? ये तो आपके संविधान की बात है। ये तो शाहबानो मसले से इसकी शुरुआत धीमे धीमे हो जानी चाहिए थी। उस समय इसे रिवर्स किया गया, जब उस समय कांग्रेस की राजीव गांधी थी और उनके कुछ मंत्रियों के दबाव में और राजनीतिक और चुनावी कैलकुलेशन से बदला गया। तो वैसी स्थिति में और जगह हो चुका है, लेकिन निश्चित तौर पे बात आ रही, देखिए, बंगाल से कुछ एक चीजें लोग गौर नहीं करते हैं कि अंडर एज लड़कियों की जो शादी की बात होती है, कम मतलब जो उम्र से कम, पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा उसमें कई साल, पिछले 1 दशक से सबसे नंबर 1 पे है, जिसमें कम, और उसमें जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसमें ज्यादा है, उन एरियाज में ज्यादा ये घटनाएं हो रही हैं। तो आप देखिए ये सब, और उन सारी चीजों को आप ढकने की कोशिश करते हैं कि साहब हमारा पर्सनल लॉ है। तो एक तो ये होना चाहिए। दूसरी बात देखिए कि अब धीरे धीरे समाज में ये बात आ रहा है कि जो कानून है, सिविक कानून है, जिससे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी चल, उसमें एक्सेप्शन है कि आदिवासी एरियाज को आप बचाते हैं, और बहुत सारे वैसे आपने अच्छा जिक्र किया। जो देखिए, एक तो मैंने डेमोग्राफी का मुद्दा उठाया, वो एक अहम था। आपने कहा कि जो कम उम्र में शादियां हो जाती हैं, 10 साल से ऊपर से पश्चिम बंगाल नंबर 1 में है, और मुर्शिदाबाद, मालदा वगैरह एरिया इलाके में सबसे ज्यादा होता है। बिल्कुल। लेकिन अजीत जी, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ये आ जाती है कि अगर
यूसीसी को एक एक करके राज्य क्यों जा रहे हैं? बीजेपी के जितने राज्य हैं सब एक साथ क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? क्योंकि अभी तक है कि उत्तराखंड में लागू हुआ है, गोवा में तो पहले से ही था, गुजरात, असम में तो बिल पास हुआ है। बिल पास हुआ। हाँ, तो बाकी तो और राज्य में क्यों नहीं लागू कर देते? देखिए, ये बीजेपी एक स्ट्रेटजी के तहत कर रही है। अगर जैसे ही आप एक राष्ट्रीय स्तर पर पार्लियामेंट में कानून ले आएंगे, वैसे ही उसका बहुत बड़ा विरोध का एक मुद्दा बनेगा। भारत की विविधता, सांस्कृतिक धार्मिक विविधता, इन सब चीज़ों को लेकर के, और फिर उसमें आपको साउथ के स्टेट्स का विरोध आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स का विरोध आ जाएगा, तो फिर वो स्टक हो सकता है वो कानून। नॉर्थ ईस्ट भी तो एक बड़ा अलग तरह का स्टेट है ना, वहाँ कई तरह की कल्चरल डाइवर्सिटी है, तो वो स्टक होने का खतरा है। तो आप क्यों उस तरह के फंसने में, विवाद में जाएं? एक एक करके अगर स्टेट टू स्टेट आप लागू कर देते हैं कानून को, और उसके बाद फिर आप राष्ट्रीय स्तर पर भी ले आना चाहें, एक ये कारण है। लेकिन आप समझिए, जो सबसे पहला मुद्दा था, हम लोग और एक दिन चर्चा कर रहे थे, वो था 3 तलाक का। वो तो भारत सरकार ने निपटा दिया। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया 3 तलाक अवैध हो गया। उसके बाद भारत सरकार ने उसको आपराधिक भी बना दिया कि सजा होगी। तो एक मामला वो निपट गया। अब 2 ही मुख्य मामले हैं अमित जी, जिसका अभी हम लोग, जिसमें एक मामले का हम लोग जिक्र कर रहे हैं, बाल विवाह, और दूसरा है बहुविवाह और हलाला। ये पोलीगेमी, हलाला तो, और वो तलाक जैसे खत्म हुआ, वैसे हलाला का मामला अपने आप काफी हद तक सेटल हो गया है। हालांकि 3 तलाक एक बार में बोलने पर वाला मामला खत्म हुआ है। 3 तलाक 3 बार अगर अलग अलग महीनों में बोला जाता है, 3 महीने का वक्त लेके वो अभी भी वो प्रचलन में है। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जब आ जाएगा, बहुविवाह पर रोक लगे और बाल विवाह पर रोक लगे, ये 2 सबसे बड़े मुद्दे हैं। स्त्रियों की गरिमा, उनकी मर्यादा, उनके सम्मान, इन सामान्य मानवीय मर्यादा के से गिरा हुआ काम है ये, कि आपको ये इजाजत मिले कि आप एक से ज्यादा विवाह कर सकते हैं बिना तलाक लिए। और दूसरा ये कि एक निर्धारित उम्र से कम लड़कियों की शादी की जाए। इससे उनका जो शारीरिक नुकसान होता है, उनका जो पढ़ाई लिखाई का नुकसान होता है, उनका करियर समाप्त होता है, उसकी संभावनाएं समाप्त होती है, ये सब अपनी जगह है। ये सारी चीजें सेटल हो जाएंगी अगर आप इस तरह के कानून को लागू करते हैं। संपत्ति और उत्तराधिकार, ये सब चीजें तो है ही। स्त्रियों को बराबर का अधिकार मिले, ये भी सुप्रीम कोर्ट से एक लेवल पर सेटल है कि घर में अगर पिता की संपत्ति में बेटा बेटी दोनों का समान अधिकार होगा। लेकिन समान नागरिक कानून आने से ये और सार्वजनिक विमर्श में ये चीजें आएंगी, लोगों में जागरूकता भी बढ़ेगी। तो ये 2 इशू हमको लगता है सबसे इंपॉर्टेंट है, पोलीगेमी, बहुविवाह और बाल विवाह। ये दोनों चीजें सेटल होंगी, स्त्रियों को उनका सम्मान मिलेगा, उनको अधिकार मिलेंगे, और ये जो इससे डेमोग्राफिक वाला मामला भी चेंज होगा। ये बहुविवाह से आप देखिए, अलग से कानून ले आने वाले थे हेमंत बिश्वा शर्मा असम में, बहुविवाह को रोकने के लिए और बाल विवाह को रोकने के लिए भी। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से ये दोनों चीजें अपने आप उस कानून के दायरे में आ जाएंगी। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर बिहार से जुड़ी हुई है। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड पर सरकारी आवास खाली करने के लिए दिए गए नोटिस का आज आखिरी दिन है। हालांकि लालू राबड़ी अपने बेटे तेजस्वी यादव के सरकारी आवास में शिफ्ट हो रहे हैं। 10 सर्कुलर रोड वाले सरकारी आवास के सामान की शिफ्टिंग शुरू हो चुकी है। बंगले में लगे सीसीटीवी कैमरे समेत कई सामान हटाए जा चुके हैं। भवन निर्माण विभाग ने 22 जून को अंतिम नोटिस जारी करते हुए 7 दिनों के भीतर आवास खाली करने का निर्देश दिया है। ऐसे में आज सरकारी आवास खाली करने की समय सीमा का आखिरी दिन है। सरकार पहले ही 10 सर्कुलर रोड वाला बंगला मंत्री नंद किशोर राम को आवंटित कर चुकी है, लेकिन उन्हें अब तक इसका कब्जा नहीं मिल पाया है। सज्जन जी, किसी भी पॉलिटिकल व्यक्तित्व के लिए, हस्ती के लिए, वो जिस जगह पे रहता है और सालों से रहता है, उसकी अहमियत कितनी होती है कि लोग उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते? क्या वजह रहती है? नहीं, देखिए, एक तो अहमियत ये होती है कि आप वहाँ पे रहते हैं। तो जैसे राबड़ी देवी जब मुख्यमंत्री 2005 की बात है, नीतीश कुमार जी थे, तो एक अणे मार्ग में उस समय भी उन्होंने थोड़ा टाइम लिया था। नीतीश कुमार एक अपना सहृदयता दिखाते हुए कहा कि आप जब तक रहना चाहे रहिए। वो बात थी, उस समय लोग कहते हैं कि उनका कहना था हमने कुछ फसल वसल लगाए, अभी उसे तैयार होने में थोड़ा टाइम है। लेकिन यहाँ पे बात देखिए, ये एक तो 10 सर्कुलर रोड जो है, बिल्कुल वो पटना के जो राजनीतिक गलियारे हैं, मुख्यमंत्री आवास वगैरह सबके बिल्कुल बगल में है। लेकिन उससे ज़्यादा बात क्या है कि इसमें एक राजनीतिक अपरिपक्वता नजर आ रही है। निश्चित तौर पे आपका आधार अब कम हो चुका है, आपकी व्यवस्था जो है विधायकों के हिसाब से, राजनीतिक वजन कम हो चुका है, तो सरकार को ये अधिकार है कि वो आपका वो बदल दे एड्रेस। तो उन्हें 39 हार्डिंग रोड पे वो जो आवास है वो दिया गया है। उसके बारे में कुछ मान्यताएं भी हैं कि ये शुभ नहीं है, जो मानते हैं, जैसे नोएडा के बारे में योगी से पहले मुख्यमंत्री मानते थे, तमिलनाडु में एक मंदिर के बारे में कि फ्रंट से अपना जाए, वो सब भी माने मत है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ये तो ऐसा मौका है कि जिसमें राष्ट्रीय जनता दल, राबड़ी देवी हो, बाकी लोग हो, उसे भुनाना चाहिए था कि साहब हम तो झुग्गी झोपड़ी में जाके रहेंगे, अपने घर में जाके रहेंगे, लोगों के बीच चले जाइए। जब आप जिद करते रहते हैं कि ये बड़ा आवास है और वो छोटा आवास है जो मिल रहा है, रहने लगेंगे, तो ये भी दिखाता है कि आपका जो एक लोगों के बीच में जाके उनके साथ जो सरोकार करके राजनीति करने का जो एक
प्रयास होना चाहिए था। आप वहां पे उल्टी कर रहे हैं कि लोगों के बीच में मैसेज किया जाएगा कि बड़ा बंगला है उसे नहीं छोड़ना चाह रहे। तो अजीत जी, अगर दे भी देते, पूर्व मुख्यमंत्री है, तो क्या दिक्कत होती? नहीं, कोई दिक्कत नहीं थी। तो फिर क्यों बदल रहे हैं? वही, एक तो सरकार की तरफ से एक जिद कर ली गई कि हम हटाना चाहते हैं आपको वहां से, क्योंकि वो जगह आइडेंटिफाई हो गई थी 10 सर्कुलर रोड, मतलब राबड़ी देवी का आवास मतलब 10 सर्कुलर रोड, जैसे सोनिया गांधी का आवास मतलब 10 जन, प्रधानमंत्री का आवास मतलब 7 रेस कोर्स रोड। तो ये सिर्फ स्थानों के नाम नहीं होते हैं, एक सिर्फ नंबर नहीं होता है, ये एक पावर सेंटर की तरह डेवलप होते हैं। और बिहार भर का जो आरजेडी का कार्यकर्ता है, जो समर्थक है, वो उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि लालू राबड़ी का आवास है। और दूसरी ये जो साजिश थ्योरी हर जगह चलती है, हमको उस पर यकीन नहीं है, लेकिन ये था कि बगल में 7 सर्कुलर रोड में नीतीश कुमार रहने वाले हैं, तो 10 सर्कुलर रोड से बहुत नजदीकी हो जाएगी। हालांकि हमको इस तरह की बातों पर यकीन नहीं रहता, तो सरकार को खाली नहीं कराना चाहिए था। लेकिन अगर खाली करा भी लिया गया तो अब उनको अभी उनको मिला हुआ था विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के नाते, और उनकी वो हैसियत अभी भी है। इसके बावजूद सरकार ने खाली करा लिया। तो एक तो वही था कि आइडेंटिफाई था, वहां से सहजता से लोग आ जाते थे, बड़ा बंगला अपने हिसाब से मॉडिफाई किया हुआ था, लालू यादव की सेहत के हिसाब से मॉडिफाई किया हुआ था, इस वजह से नहीं छोड़ना। अजीत जी, कहा जाता है ना कि मकान जो होता है तब तक ढांचा रहता है जब तक उसके अंदर लोग ना रहे। जहां परिवार के साथ रहते हैं वो घर बन जाता है। लेकिन मुझे लगता है पॉलिटिक्स में जो मकान, जो ढांचा है, उसकी अहमियत होती है, उसके एड्रेस की ज्यादा अहमियत होती है बनिस्बत की लोग उसके अंदर कौन रह रहे हैं।